बाजार बोलता है। एफआईज डीआईज का डेटा आशीष सर बता ही रहे थे कि कल हमने देखा कि एफआईज की बिकवाली थी, लेकिन डीआईज की जो खरीदारी थी वो एफआईज की बिकवाली से थोड़ी ज़्यादा थी, करीब 2000 करोड़ रुपए की। एक बार डेटा पढ़ लेते हैं कि किस तरह की उनकी बिकवाली और ख़रीदारी का ट्रेंड देखने के लिए मिला। तो एफआईज की बिकवाली करीब 3979 करोड़ रुपए की, और जो डीआईज की खरीदारी थी वो 2869 करोड़ रुपए की। तो लगभग 1990 करोड़ रुपए की ज़्यादा बाइंग डीआईज करके ले गए। लेकिन बावजूद इसके कि डीआईज इतनी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, मार्केट में पेन काफ़ी सीवियर है, लोगों के पोर्टफोलियोज ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस क्या साथ दे पाएंगी। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो डाउ तो कल फ्लैट बंद हुआ। शंघाई और हैंगसेंग इनकी शायद ग्रीन जो मार्क होता है यही परेशानी करता है इंडियन मार्केट को आजकल, क्योंकि जितना ही ग्रीन होते हैं उतना ही इंडियन मार्केट गिरता है, उतना ही डीप रेड चला जाता है। हैंगसेंग आज 0.25% और शंघाई करीब 0.25% ऊपर है। निकाई करीब 0.25% नीचे है। कोस्पी फ्लैट। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स पे नज़र डाल लेते हैं कौन से शेयर है जो कि आज के मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम आफ्टर रिजल्ट्स करीब 8.5% ऊपर है। कोफोर्ज करीब 8% ऊपर। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में करीब 7.5%। एमएफएसएल करीब 6.5% और सुप्रीम इंडस्ट्रीज करीब 6% ऊपर है। साथ ही एक बार देख लेते हैं कौन से शेयर्स हैं जो कि आज के बढ़े हुए जो रिकवर होते हुए मार्केट में गिर रहे हैं। चेन्नई पेट्रो आज का टॉप कल्पिट 12% नीचे। केल्फर यहाँ पर करीब 5% की गिरावट। एम&एम फाइनेंस 5% आफ्टर रिजल्ट्स इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। फ्लोरोकैम करीब 4.25%। आरटीएन पावर यहाँ रिजल्ट्स है, रिजल्ट से पहले इस काउंटर में करीब 3.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। चेन्नई पेट्रो काफ़ी खराब रिजल्ट आए, प्रॉफिट टू लॉस आ गई कंपनी, तो उसका इम्पैक्ट 12% नीचे काउंटर पर दिख रहा है। आशीष सर, देखिए 2-3 फैक्टर हैं सर जो कि इस समय मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं। एक कि जितना चाइना बढ़ता है उतना इंडिया गिर जाता है, और ये काफ़ी समय बाद ये ऐसा कुछ कोरिलेशन बना है। दूसरा कि वो इसलिए भी बना है क्योंकि एफआईज ने सीधा बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था उन्होंने कुछ दिन पहले कि हम इंडिया से वेट घटा रहे हैं और चाइना में बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि इंडिया से एफआईज की सेलिंग आ रही है। सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तो एफआईज ने अपने पोर्टफोलियो का केवल 1% ही बेचा है, तब ये हाल है। उनका जो ओवरऑल इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट है करीब 950 से 1000 बिलियन डॉलर के आसपास है। उन्होंने अभी तो 10 बिलियन की सेलिंग की, तो हमारे पोर्टफोलियोज इंडियन निवेशकों के ये ब्लीड कर रहे हैं। सर अगर 2-3% उन्होंने अपनी होल्डिंग बेच दी तो क्या होगा, कैसे करें? देखिए, जो भी हम गए पिछले 6 महीनों का भी यदि चाइना और भारतीय बाजारों का के बीच में परफॉर्मेंस देखें तो आज भी इतना सब बाइंग होने के बावजूद भी चाइना का जो शंघाई इंडेक्स का रिटर्न है तो 7.5% है, जबकि निफ्टी का रिटर्न अभी भी 6 महीने का करीब 10% है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिया। जरूर 1 महीने और 3 महीने का देखे एंगल तो वहां जरूर आउट परफॉर्मेंस आया है, क्योंकि ये जो हॉट मनी इंडिया से निकला है वो चाइना या हांगकांग के मार्केट्स में जा रहा है जहाँ वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो नतीजे आ रहे हैं सितंबर क्वार्टर के वो उतने एनकरेजिंग हमारी भारतीय कंपनियों के नहीं रहे, तो उसके कारण से भी काफी प्रेशर बना है, क्योंकि बैंक्स में डिपॉजिट का लेकर चैलेंजेस हैं, तो क्रेडिट की ग्रोथ में स्लो डाउन है, एसेट क्वालिटी पे फर्क पड़ता है उससे। इसके अलावा इस बार एक्सटेंडेड मॉनसून रहा, तो किसी भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर भी जो नंबर्स आने चाहिए तो वो देखने को नहीं मिल रहे। मुझे लगता है कुछ सेक्टर जैसे पावर सेक्टर है या डिफेंस सेक्टर है जिसको इन सेक्टर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वहाँ सेक्टर्स को छोड़ दे तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिले हैं कि स्टॉक्स की काफी री रेटिंग हो रही हो। तो उसका भी एक फर्क पड़ता है कि जब आप कि कंपनीज के वैल्यूएशन काफी रिच हो और आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल उन स्टॉक्स में जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक है वो एग्जिट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो सेलिंग का दौर है और जो चाइना इंडिया के बीच में एक टसल है मार्केट में पैसे ले जाने की, वो कोई भी शॉर्ट टर्म में थपने वाली नहीं। थोड़ा सा चाइना मार्केट अभी और बढ़ेगा और भारतीय बाजारों पे प्रेशर मेरा तो मानना है पर्सनली अभी भी बना है। बिल्कुल सर, एक प्रेशर पॉइंट और भी है, वो ये कि लगातार रोज बातें आती हैं कि इजराइल किसी भी दिन ईरान पर हमला कर देगा। जिस दिन करेगा, अब तो लोगों ने ये सोचना छोड़ दिया है कि जिस दिन करेगा उसी दिन देखेंगे। लेकिन सर उस दिन कितना देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ज़्यादा सीवियर उस दिन होगा मार्केट पर इम्पैक्ट, या मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुका है?
देखिए मेरा मानना है ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा मार्केट डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। कोई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा जब तक इवेंट नहीं हो जाए कि आपको मालूम है कि अचानक से किसी कंट्री ने किसी पे अटैक कर दिया, क्योंकि ईरान ने आप देखिए लेबनान पे भी अटैक किया, वहां पे भी वो कार्रवाई कर रहे हैं गाजा के बाद। तो वो सब चैलेंजेस भी बाजारों में है, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप उसको डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना शुरू कर चुके होते हो, और वही बाजारों में अभी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं। जी सर, हमने देखा कि कल कच्चे तेल की कीमतों में कुछ उछाल आते हुए दिखाई दिया। कुछ लग रहा है कि सर ये जो अब ऑयल एक 70 से 80 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसको कैसे प्ले करना चाहिए? बिल्कुल, क्रूड के दाम जरूर $76 तक पहुंच गए, पर मुझे लगता है अभी भी कोई अलार्मिंग लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये 80-85 के बीच तो कुछ महीनों पहले ही ट्रेड कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। और जैसे जैसे थोड़ी सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ये वॉर के फैक्टर बढ़ते हैं तो थोड़ा प्रेशर आता है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे डिमांड में भी फॉल आता है। कोई ऐसा डिमांड भी कोई बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ रहा है कि आपको किसी भी रेट पे क्रूड लेने की जरूरत पड़े। तो वो सारे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि $70 से $80 के भी जब तक क्रूड रहता है, हम एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट खबर सर, कल आईएमएफ ने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स 2025 के लिए 3.3% से घटाकर 3.2% कर दिए। उन्होंने जो 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ है वो स्थिर रखा है, 3.2% पर ही रखा है। 2025 में उनका मानना है कि महंगाई 2024 के मुकाबले घटेगी, तो ये एक अच्छी क्वेश्चन देने वाली बात, क्योंकि जो 2025 में उन्होंने इन्फ्लेशन के एस्टिमेट्स दिए हैं वो 4.3% रहने का अनुमान है उनके हिसाब से, और 2024 में जो एस्टिमेट्स थे वो 5.8% के हैं। तो अब 2024 तो लगभग खत्म होने की तरफ है सर, आखिरी क्वार्टर में चल रहे हैं। यहाँ से अगर इन्फ्लेशन करीब 1.5%, 150 बेसिस पॉइंट कम रहता है एज़ कम्पेयर टू 2024-2025 में, सर क्या लगता है ग्लोबल इंटरनेशनली जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे? फेड, ईसीबी 3 बार कर चुका है, फेड ने भी 1 बार कर दिया है, आरबीआई भी सोचेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 3.3 3.2 ये हुआ नंबर है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है आ जाएगा, वैसा मेरा मानना नहीं है। मुझे लगता है अभी जो बाजारों में ज्यादा कंसर्न है, जब बाजार फोकस कर रहे हैं कि भारतीय बाजारों में क्या ग्रोथ होने वाली है, क्या इंडिया की जो जीडीपी वो 7.2 से नीचे जाएगा कि 7 के नीचे जाएगा, या थोड़ा सा आगे जाकर जब ये क्योंकि फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन ये शुरू हो रहा है तो बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक रेट कट की बात है, तो चूंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा प्रेशर है जो आरबीआई को रेट कट करने को नहीं दे रहा है। क्योंकि आप देखें तो यूएस में पिछले कुछ सालों में क्या 11 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, बट हमारी बाजारों में कहीं कोई इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं। आज भी रिपो रेट में हमने 100 बेसिस पॉइंट का ही इंक्रीज होता हुआ देखा है। बट जब तक ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता आरबीआई इतना आसानी से रेट कट लेगा। और इस बार जो मॉनसून एक्सटेंडेड रहा और जिसके कारण से सब्जियों के दाम और ईडेबल्स के दाम बढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतना कोई जल्दी में है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर है जो इस पॉलिसी को डिटरमाइन करता है। तो सिर्फ दूसरे लोग जो इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, इसके कारण से आरबीआई इमीडिएट कुछ इस पे एक्शन लेगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मुझे लगता है जी कि आपको अगले कैलेंडर ईयर का ही वेट करना पड़ेगा किसी इंटरेस्ट रेट पे चीज होती है। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इस समय पूरे इंडिया में चल रहा है, वो है बम की अफवाहें, जो कि एविएशन कंपनीज को काफ़ी परेशान कर रही हैं डेली बेसिस पर। उनको ख़ास तौर से 14 अक्टूबर के बाद लगातार उनको कुछ ना कुछ ईमेल्स, कभी थ्रेट्स आ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, जिसकी वजह से उनको या तो फ़्लाइट्स कहीं और दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करनी पड़ रही है, और नहीं तो उनको कुछ फ़्लाइट कैंसिलेशन, कुछ लोग डरने लगे हैं। सर, इसमें अगर हम देखें तो करीब 200 फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, और एक डेटा मिला है जिसमें कि एविएशन कंपनीज को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक तो सर वैसे ही लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान होने के बाद थोड़ा सा घूमना फिरना कम कर देते हैं, क्योंकि आज इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी हो चुका है, और उसके बाद इस तरह की धमकियाँ, तो जो त्योहारी सीज़न में, पीक सीज़न में जो जिनको इधर उधर जाना है, अपने घरों पर आना है, उनको थोड़ा सा ये इम्पैक्टफुल करेगा। तो सर कैसे लगता है इंडिगो स्पाइस जेट?
कि जहां तक ये ज्यादा फर्क पड़ता है वो इंटरनेशनल सेक्टर में पड़ता है। डोमेस्टिक सेक्टर में तो वो फ्लाइट 2-4 घंटे लेट भी हो जाती है, तो तो जो कंपनी है कोई बहुत ज्यादा उस पर कोई कॉम्पनसेशन नहीं देती है। यदि आपका इंटरनेशनल फ्लाइट लेट हो तो आपको क्रू के लिए, पैसेंजर्स के लिए होटल और ये सब अरेंज करना पड़ता है। बट मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा फर्क स्टॉक्स में इस पर्टिकुलर न्यूज के चलते आने वाला है। अभी भी जो आप देखिए, जो पैसेंजर फेयर्स हैं वो बिल्कुल आसमान पे छू रहे हैं। तो आप दिवाली का टाइम तो आप देखेंगे हमेशा ही फेयर काफी बढ़ जाते हैं, और इस बार ये जो फेयर्स हैं वो एक्सटेंडेड 9-10 नवंबर तक बढ़े ही हुए हैं, क्योंकि गो एयर के जाने के बाद में और स्पाइसजेट की बड़ी लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण से जो इंडिगो का मार्केट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए करीब 55% अभी मार्केट शेयर पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, और एयर इंडिया को अभी स्केल अप करने में थोड़ा सा और करीब 1 साल का समय लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंडिगो के स्टॉक प्राइस में एक थोड़ा सा हम डिक्लाइन देख रहे हैं वो उस कारण से है। मुझे लगता है कि एफआई की तरफ से बिकवाली के कारण से इंडिगो का स्टॉक प्राइस नीचे आया है। और वैसे ही स्पाइसजेट में तो अभी इतना सारा इन्वेस्टमेंट आया है, तो आगे जाके ये भी बिजनेस स्केल अप हो सकता है। तो मैं इसे सेक्टर लेके बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हूँ। मुझे लगता है जो अभी सेल ऑफ है वो ये टेम्परेरी सेल ऑफ है। बिल्कुल टेम्परेरी सेल ऑफ है, तो ये भी एक नज़र रखनी होगी। सर एक और इम्पॉर्टेंट खबर वो है रिलायंस इंफ्रा को लेकर। इनकी सब्सिडरी है उसको रत्नागिरी में गवर्नमेंट ने एक लैंड एलोकेट की करीब 1000 एकड़ की, जहाँ पर कि ये आर्म्स एंड एमनेशंस बनाएंगे। और अगर हम देखें तो कंपनी खुद भी करीब 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। क्या मान लें कि सर ये रिवाइवल के लिए ही खबरें हैं, फंसाने वाली खबरें हैं अनिल अंबानी ग्रुप में? नहीं, ऐसा नहीं है कि रिवाइवल के लिए फंसाने वाली कोई खबर है। मुझे लगता है कि अभी जो नेट डेट भी वो हुए हैं, इसके अलावा काफी सारा फंड रेजिंग भी प्लान कर रहे हैं, और जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर यहाँ पर आ रहे हैं या बड़े नाम यहाँ पर एंट्री करने की बात है, तो ये जरूर स्टॉक में 100 रुपए के आसपास अपने पीक से सेल ऑफ आ गया है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यदि यदि फ्यूचर देखा जाए तो अभी ठीक नजर आता है यहाँ पर। मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के स्टॉक्स को लेके। मुझे लगता है कि क्योंकि एक वर्टिकल राइज आ गया था और शेयर ट्रेड टू ट्रेड पे शिफ्ट हो गए थे, तो इसके कारण से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और जैसे ही ये सेगमेंट से बाहर आएंगे तो आप यहाँ पे दोबारा मोमेंटम देखेंगे कि न्यूज फ्लो इन कंपनीज के पास में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ बना रहे हैं। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट खबर नेटवर्क 18 पर, जहां पर कि सीसीआई ने डिज्नी के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। अब लगभग इनका डिज्नी के साथ भी मर्जर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क 18 का हमने टीवी 18 के साथ तो मर्जर देख लिया। टीवी 18 के जो 172 शेयर थे उनके बदले नेटवर्क 18 के 100 शेयर मिलने। हालांकि लोगों के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, लेकिन वो भी अकाउंट में शेयर जल्दी क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन जब ये डिज्नी के साथ मर्जर होगा उसमें एक शर्तें भी सीसीआई ने डाली हैं, जिसमें कि इनको अपने 7 चैनल बेचने होंगे, जिसमें हंगामा, स्पेशल हंगामा, कुछ इस तरह के चैनल्स हैं। सर कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा मीडिया ग्रुप बन जाएगा, मीडिया प्लस एंटरटेनमेंट ग्रुप? ये लंबी अवधि के लिए तो बिल्कुल एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और ये बड़ा ग्रुप बिल्कुल बनेगा। बट एक जो कंसर्न है कि जो कंटिन्यूस लॉसेस इस बिजनेस में वो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर ऑलमोस्ट 200 करोड़ का लॉस इस बिजनेस में आ रहा है। तो कब वो प्रॉफिट में आएंगे उसके बाद में ही जो इसके वैल्यूएशन है वो आपको अच्छा गेन देखने को मिलेगा। और क्योंकि आपको समझना चाहिए कि यदि स्टॉक का 52 वीक हाई देखें तो 135 रुपए से जाने के बाद ऑलमोस्ट शेयर अपने 52 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा है। 70 रुपए के आसपास शायद लो था, और आज भी 77 रुपए का स्टॉक है। कोई बहुत ज्यादा निवेशकों ने उस न्यूज के चलते उस स्टॉक को खरीदना शुरू नहीं कर दिया। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी थोड़ा स्टॉक को अवॉइड करें, या तो ये डेवलपमेंट एक बार हो जाए और या लॉसेस में कमी आए, उसके बाद में ही मैं स्टॉक में निवेश की सलाह दे सकता हूँ।